हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी का आपने क्या कहा? खगोल शास्त्र खगोल शास्त्र या ज्योतिष भी कह सकते हैं, सिंपल के लिए, सिंप्लिसिटी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी दोनों आता है। क्या होती है एस्ट्रोनॉमी? ओके, एस्ट्रोनॉमी यानी कि पूरे जो कॉस्मोस है, हमारा विश्व है, विश्व का जो मूवमेंट है उसको समझना। तो हम पृथ्वी पे रहते हैं करके हमारे लिए खगोल शास्त्र या ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कौन सी होगी? तो सूर्य और सूर्य की गति और सूर्य का परिभ्रमण। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सूर्य की पोजीशन फाइंड आउट करना। तो एक मुख्य सूर्य है, बाद में चंद्र है, क्योंकि काल निर्धारण के लिए हमें ये लगता है ज्योतिष का काम है टाइम, काल निर्धारण। एस्ट्रोनॉमी इज टाइम, ये डेफिनेशन है। तो काल निर्धारण के लिए जैसे कि हमारा वॉल क्लॉक है ना, कितने जनरली 3 आर्म्स रहते हैं, एक सेकंड वाला है, दूसरा मिनट्स वाला है और तीसरा आवर्स वाला। वो कहाँ से आए वो भी मैं बताता हूँ। भारतीय एस्ट्रोनॉमी से वो आ गए। और कहाँ से आए? जो पृथ्वी खुद के अराउंड जो घूमती है ना 24 आवर्स, वो सेकंड्स आर्म जैसा इमेजिन कीजिए। जो चंद्र 27 डेज में पूरा एक प्रदक्षिणा नक्षत्र से करते हैं, उसको हमारा मिनट्स का आर्म इमेजिन कीजिए। और सूर्य 365 डेज में एक पूरी परिक्रमा करते हैं, उसको हम जो शॉर्ट आर्म रहता है ना, आवर वाला, वो इमेजिन कीजिए। उसका ही अर्थ है, जैसे कि आप वॉल क्लॉक इमेजिन कीजिए, 6 o'clock कहाँ है? नीचे है, और 12 बजे ऊपर है। क्यों पता है? बिकॉज ये सूर्योदय से जो अभी विश्व में ऐसा यूज़ करते हैं, क्योंकि भारत का जो दिन है, बाकी अमेरिका में तो या इंग्लैंड में मिडनाइट में शुरू किया, उसका भी कारण क्यों है, क्या है पता है आपको? बिकॉज यूरोप में भी जो एस्ट्रोनॉमी गई वो भारत से गई है। तो उनका मिडनाइट, इंग्लैंड का मिडनाइट मीन्स हमारा मॉर्निंग होता था, तो उन्होंने जैसा कि वैसे लिया, उनको पता नहीं कि क्यों मिडनाइट किया। लेकिन जो हमारा जो दिन शुरू होता है वो सूर्योदय के साथ शुरू होता है, इसलिए 6 o'clock हॉराइजन से ऊपर आ गया, और 12 बजे एकदम जेनिथ पे ऊपर होना चाहिए करके 12 बजे ऊपर है। तो ये जो क्लॉक है वो भी हमारे खगोल शास्त्र से ही बना है, ज्योतिष से ही बना है। ठीक है, फिर ये मेन हो गया, उसमें एक्चुअली बातें हो गई। उनको ये सबको ट्रैक करने के लिए 27 नक्षत्रों का निर्माण हुआ, कि जहाँ से वो पाथ में जो प्लेन में घूमते हैं, वहाँ सूर्य, चंद्र और ग्रह भी उसमें ही घूमते हैं जी। फिर ग्रहों की गति का भी उपयोग किया हमारे ज्योतिष में, और उसके लिए फिर सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टिया, ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ। तो ये है खगोल शास्त्र। ओके, वुड यू से कि हम सब रामायण महाभारत की कहानियों को समझते हैं? आई थिंक मोर और लेस हर कोई ये भी जानता है कि अगर रामायण ज़्यादा गहराई से आपको समझनी है तो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़नी चाहिए, एंड विद महाभारत इट्स वेद व्यास की, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स हैं रामायण के, महाभारत के, जो ऑथर्स के थ्रू लिखे जाते हैं। हाँ। जहाँ वो ऑथर्स की पर्सनैलिटी वो लोग डाल देते हैं उस स्टोरी में। हाँ। उनका इमेजिनेशन, स्पेकुलेशन सब आ जाता है, रैंडम स्टोरीज। बट ये जो ओरिजिनल ग्रंथ है, अगर रामायण महाभारत को पूरे तरीके से समझना है तो ओरिजिनल ग्रंथ की पढ़ाई करनी चाहिए। इन सेइंग दैट, ये जो एस्ट्रोनॉमी का एलिमेंट है, खगोल शास्त्र भी मेंशन्ड है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण और ओरिजिनल वेदव्यास महाभारत में? ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप। हाँ, हाँ। सिर्फ उसमें खगोल शास्त्र का मेंशन छोड़ दो, वेरी सोफिस्टिकेटेड, अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान जिसको है, ऐसे वेदव्यास जी है, ऐसे वाल्मीकि है। मीनिंग वाल्मीकि और वेदव्यास जी, और आज के समय के यानी कि 2000 साल पहले के, जो एग्जैक्टली हमें समय पता नहीं उनका, कालिदास जी, ये सिर्फ अच्छे कवि नहीं है, अच्छे ज्ञानी नहीं है, अच्छे विद्वान, अच्छे ऋषि नहीं है, अच्छे ज्योतिषी है, अच्छे खगोल शास्त्रज्ञ हैं। इतने खगोल शास्त्रज्ञ हैं कि उन्होंने कोई लिखी हुई बातें आज भी हमें समझने में कठिन हो जाती है। ओके, इफ द ऑडियंस इज नॉट विद अस एट दिस पॉइंट, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि मान लो अगर आपको टाइम जानना, आप क्लॉक के यहाँ देखते हो, और क्लॉक पढ़ना आपको बचपन में सिखाया जाता है, बट ये भी जानिए कि क्लॉक एक इन्वेंशन है, इंजीनियर्स ने क्लॉक को बनाया। क्लॉक्स के ज़माने के पहले बहुत सारे सालों तक लोग आसमान का इस्तेमाल करके टाइम पढ़ते थे। फेयर टू से, सूरज कहाँ है, अगर मून की पोजीशन देख ली तो डेट के बारे में पता चलता था वगैरह। सो वी नीड टू बी इन दैट काइंड ऑफ अ व्यू पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्वर्सेशन। करेक्ट, नजरिया बदलना होगा अगर रामायण को और गहराई से जानना है तो। एकदम सही है। तो ये जो खगोल शास्त्र मेंशन किया गया है वाल्मीकि रामायण में,
इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म टाइम। बताया गया है कि अगर आप धरती पे यहाँ खड़े हो और अगर आसमान में उस नक्षत्र की ओर आप देखें तो कुछ पता चलेगा टाइम लाइन के बारे में कि वेयर आर यू इन द टाइम लाइन ऑफ रामायण। फेयर टू से? करेक्ट। ओके, कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स बिगिन द रामायण कॉन्वर्सेशन। ठीक, ओवर टू यू, आप ही शुरुआत करें। ओके, मैं आपको ज्योतिष का एक सिंपल, सब लोगों को नक्षत्र पता रहते हैं, 27 या 28 नक्षत्र की बात होती है। जी जी जी। लोगों को ग्राउंडिंग करने के लिए ये बताना जरूरी है कि आज जो हमारे पंचांग में जो हम नक्षत्रों का उपयोग करते हैं, 27 या 28 नक्षत्रों का, एग्जैक्टली वही नक्षत्र 7500 साल पहले के महाभारत में है। एग्जैक्टली वही नक्षत्र सेट 14,000 साल पहले के रामायण में भी है। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि ये नक्षत्रों का, अभी जो हम 27 नक्षत्र की बात कर रहे हैं, उसका निर्मिति कब हुआ? निर्मिति यानी कि स्ट्रक्चरिंग। हाँ, वो तो स्टार तो लाखों हजारों करोड़ों सालों से पहले है। तो उसका भी उत्तर हमें महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है, सूर्य सिद्धांत में मिलता है। उसका उत्तर है 30,000, अप्रॉक्सीमेटली 30। अभी जो हमारी नक्षत्र सिस्टम है ना, जो एग्जैक्टली नाम भी वही है, योग तारा भी वो है, वो 30,000 साल पहले उसका निर्माण हुआ। टू बी प्रिसाइज 28,500 BC। और उसके हमें रेफरेंसेस सूर्य सिद्धांत में मिलते हैं और महाभारत में भी मिलते हैं। जैसे रूपा भाटी मेरे जैसे लोगों का ये संशोधन है। क्या है सूर्य सिद्धांत? सूर्य सिद्धांत में मिलेगा कि सूर्य सिद्धांत से कोई जो 2 नक्षत्र है उनको कब निकाला गया या उनका ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके कारण हमें समझता है कि कब हुआ। और महाभारत में जो कथा आती है वन पर्व में कि कृत्तिका ये पहले नक्षत्र के जगत है, कृत्तिका का पहले नक्षत्र माना गया और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट विशाखा को नक्षत्र माना गया। और इतना फेमस है कि उनसे ये जो कथा है ना, ये एक्चुअली मेटाफोर है। ये मेटाफोर से जो बना हुई जो कथा है वो आपको एलोरा केव्स में आप जाएंगे तो भी वहाँ देखने को आपको मिलेगी। इतनी वो लोगों को सबको पता है उसका निर्माण, क्योंकि हमें पता है कि कृत्तिका को नक्षत्र में पहला स्थान दिया गया। उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका निर्माण कब हुआ। उसका उत्तर आता है 28,500 BC। ओके, तो 30,000 साल से हमारे पास ये नक्षत्र सिस्टम है। ये लोगों को समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली सेम सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। व्यासदेव भी वही सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, वाल्मीकि भी उस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, हम भी उसका ही उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमें पीछे जाना इजीली संभव हो जाता है। लिटिल टू टच अपॉन रूपा भाटी मैम सो, क्योंकि उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त हिंदी एपिसोड करा था मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, जहाँ ऋग्वेद की बातें करी थी। ऋग्वेद वाइडली इज कंसिडर्ड टू बी आवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट, यानी कि रामायण महाभारत बहुत प्राचीन है, उससे बहुत ज़्यादा प्राचीन ऋग्वेद है। करेक्ट। और शायद भारतीय समाज की शुरुआत ऋग्वेद के साथ हुई थी। यस। तो रूपा भाटी मैम मानती है कि द टाइमलाइन ऑफ ऋग्वेद स्ट्रेचेस बैक टू 2 लाख ईयर्स, 2 लाख साल पहले लिखी गई थी ऋग्वेद। Could you just touch upon that to understand this better? हाँ, तो ऐसा है कि वो मानती है इसलिए कि जो हमारे पास एविडेंस उपलब्ध है ऋग्वेद में, जैसे कि एक वर्णन आता है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, उन्होंने उनका वीडियो लोग देख सकते हैं, कि जो सीरियस स्टार है उसको हम रुद्र भी कहते हैं, व्याध भी कहते हैं। कि ऐसा इमेजिनेशन है कि सीरियस जो स्टार है, व्याध है, वो एरो छोड़ रहे हैं। वो एरो यानी कि जो ओरायन जो नक्षत्र है ना, ओरायन जो है उसके बीच में के 3 बेल्ट स्टार्स। यानी कि अगर आपने कभी तारे देखे हैं रात में तो जब आप ऊपर देखोगे ना, 3 ऐसे तारे एक लाइन में होते हैं जो हर किसी ने देखे हुए हैं। हाँ, ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन है वो। क्या कहते हैं? ओरायन कहते हैं, लाइक ग्रीक और इजिप्शियन लोगों में ओरायन कहते हैं। जी। हाँ, हम उसको बहुत नाम से जानते हैं। काल पुरुष कहते हैं, उसको रुद्र भी कहते हैं, और उसको हम जो नटराज है ना, चिदम्बरम का नटराज, जी वो उधर मैपिंग किया हुआ है। तो ऐसा इमेजिनेशन है कि वो जो रुद्र जो सीरियस तारे है, वो एरो छोड़ा, वो एरो यानी कि वो 3 स्टार, और किसके लिए छोड़े वो, आप वहाँ से एग्जैक्टली सीरियस से 3 स्टार के साथ स्ट्रेट लाइन निकालोगे तो वो एरो जाता है रोहिणी अल्डबारन स्टार के यहाँ, रोहिणी नक्षत्र के यहाँ, जो टॉरस कॉन्स्टेलेशन है। तो वो टॉरस कॉन्स्टेलेशन यानी कि बुल, और उसका जो आँख है वो रोहिणी का रेड तारा। तो वो, लेकिन वो इमेजिनेशन क्या है कि रोहिणी यानी कि हरिण या डियर, तो वो डियर को मारा जा रहा है, ऐसे करके विजुअलाइजेशन है। तो एनीवेज वो जो सीरियस तारा है ना, तो उसका ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आता है कि वो सीरियस जो है वो इंद्र बने हैं या इंद्र थे। अभी उसमें डिटेल में मैं जाता नहीं। तो अभी सीरियस तारा अभी कैसा है, जो इक्लिप्टिक है, सूर्य का जो पाथ है उससे बहुत दक्षिण में है, लेकिन आप एस्ट्रोनॉमी का उपयोग करके पीछे जा सकते हैं कि वो इक्लिप्टिक पे कब होंगे।
वो जो समय आता है ना वो अबाउट 2 लाख साल पहले आता है। एज इन तारों की पोजीशन भी हल्के से बदलती है। बदलती रहती है, उसको प्रॉपर मोशन करके कहते हैं कि Okay. जो हमारा जो बैकग्राउंड है ना, स्काई का जो बैकग्राउंड है, आसमान का जो आकाश का बैकग्राउंड है, उसमें जनरली वो बदलते नहीं, लेकिन उसके बहुत सूक्ष्म मोशन होते रहती है। ओके। लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग ज्योतिष लिटिल मोर। और यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। खगोल शास्त्र। ओके, तो और ख गोल आपको ध्यान रखने के लिए कि गोल तो राउंड ही है जी। और ख मीन स्काई। जी, ओके। ये एक ह्यूमन एक्सरसाइज है, ये भी हर कोई कर सकता है। हाँ। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस चेंजेस योर पर्सपेक्टिव एज अ पर्सन। कभी किसी माउंटेनस एरिया में जाओ या कोई साफ सुथरे बीच पे जाओ, हाँ और ऊपर देखो, आपको आसमान दिखेगा, आसमान में तारे दिखेंगे। वो तारे एक्चुअली, अगर आप डिस्टेंस मेजर करें आपके और उस तारे के बीच, तो लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। हाँ। हमारे जो गैलेक्सी है उससे भी वो बाहर है कोई तारे। ओके, बट फॉर अ सेकेंड आप इमेजिन करो कि पूरा आसमान एक टेलीविजन की तरह, करेक्ट, राइट? और तारे यहाँ वहाँ है, और इन तारों की पोजीशन हल्के से बदलती है। करेक्ट। एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से अर्थ की पोजीशन भी बदल रही है। हाँ। और क्या हो रहा है? अर्थ के 4 मोशन है जी। एक तो सब लोगों को जो पता है कि खुद ही क्या आप हिंदी में कैसा कहोगे, Rotation. रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ, जी खुद के ऊपर घूम रहे 24 घंटे में। जी। हाँ? फिर वही अर्थ सूर्य के अराउंड घूम रही है 365 डेज में, ये सबको पता है जी। उसके कारण ऋतु होते हैं जी। सीजन्स बदलते हैं, हाँ? और हम पृथ्वी खुद घूम रही है करके डे और नाइट होता है जी। फिर पृथ्वी के बहुत सारी गति है, लेकिन हम सिर्फ 2 गति की बात करेंगे क्योंकि वो हमारे डिस्कशन के लिए वो महत्वपूर्ण है। उसमें से सबसे जो तीसरी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी सूर्य सापेक्ष ना एक एंगल में है। यहाँ सूर्य है तो पृथ्वी ऐसी नहीं है, वो थोड़ी एंगल में है। अब अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री का एंगल है, और वो जो एंगल है तो एंगल ऐसा ही रहता है और ऐसे ही घूमते रहती है 365 डेज में। लेकिन बहुत हजारों साल हम बदलेंगे, पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे, तो जो पृथ्वी का अक्ष जहाँ पॉइंट कर रहा है ना, तो उधर ही नहीं रहता वो। पृथ्वी के अक्ष की अपनी एक गति है, उसको इंग्लिश में प्रिसेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, या हमारे यहाँ संपात चलन संस्कृत में ऐसा कहते हैं। तो पृथ्वी के गति की ऐसी एक गति है, और ऐसा पूरा एक सर्कल वो कंप्लीट करती है। उसके लिए 26,000 साल लगते हैं, 26,000 ईयर्स। वॉबल उसको वॉबल भी कह सकते हैं, लेकिन वॉबल भी बहुत है क्योंकि ये करते करते उसका न्यूटेशन भी होते रहता है, ऐसी जाती है वो। हाँ? उसको न्यूटेशन कहते हैं। ये प्रिसेशन हो गया स्मूथ, और लेकिन ऐसा करते ऐसी जाती है, उसको न्यूटेशन कहते हैं। और एक तो वॉबल कह सकते हैं आप, ऐसा संपात चलन, संपात गति। और एक मोशन है, वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि इसलिए बताना जरूरी है कि ये सिर्फ भारतीय खगोल शास्त्र प्राचीन ग्रंथों में, दुनिया के प्राचीन ग्रंथ आप सजेस्ट देखोगे तो सिर्फ भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलेगा, बाकी दुनिया के कोई भी ग्रंथ में मिलता नहीं, उतने पुराने जाते ही नहीं। जी, जी। वो ऐसा है कि ये जो अक्षय है ना, एक तो पूरा ये 26,000 ईयर्स का सर्कल हो गया, और दूसरा ये जब जो 23 डिग्री है ना, अभी 23.5 है, तो वहाँ से 22.5 तक और 24.5 तक ऐसे घूमते हैं। और ये जो एक वॉबल है ना, समझ लो यहाँ 22.5 है, यहाँ से 24.5 आ गए और फिर 22.5 गए, तो एक पूरा सर्कल हो गया जी। इसके लिए 41,000 ईयर्स लगते हैं। वाह। और ये सबका कंबाइन करके उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गति ये, उसके कारण ही हम रामायण का समय, महाभारत का समय, ऋग्वेद का समय ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। ओके।